दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की घटना है, जो आज भी मुझे याद आती है तो मेरे शरीर में डर के मारे कंपी दौड़ जाती है। मैंने हमेशा लंबे और खतरनाक सफर किए हैं, दिन के बजाय रात के समय ज्यादा सफर किया है, लेकिन कभी भी वैसा अनुभव नहीं हुआ जैसा उस रात हुआ था। वह सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक और डरावना हादसा था। यह हादसा इतना खौफनाक था कि इस हादसा के होने के बाद मैंने महीनों तक ट्रक नहीं चलाया, क्योंकि जब भी मैं ट्रक चलाने की सोचता तो ऐसा लगता जैसे वो मुझे कहीं से छुप के देख रही हो। तो अब मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं, सीधा कहानी की शुरुआत करता हूं। उस दिन जब मैं और मेरा सहायक रमेश ट्रक लौट करके निकले थे, हम दिल्ली से लखनऊ के बीच के रास्ते पर थे। रास्ता तो वही पुराना था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। शहर की रौनकें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं और अब हम एक सुनसान सड़क पर थे, जहां सिवाय हमारे ट्रक के कोई और वाहन नहीं था। रमेश मेरे पास बैठा हुआ था। वह हमेशा की तरह मुझे जोक्स सुना रहा था। हम दोनों में एक अजीब सा तालमेल था, क्योंकि हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। सफर में बहुत बार रमेश ने मुझे अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए थे और मैंने भी, लेकिन उस रात सब कुछ चुप था। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने सड़क पर हल्की धुंध सी छाई हुई थी। मुझे यह देखकर कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रमेश तो अपनी बातों में ही खोया हुआ था। उसकी बातों को सुनते हुए हम धीरे धीरे जंगल के पास पहुंच गए। मैं जानता था कि यह इलाका काफी सुनसान था, लेकिन उस रात जो हम दोनों ने महसूस किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और हवा ठंडी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक मेरी नजरें एक अजीब सी चीज पर टिक गईं। दूर सड़कों के किनारे किसी ने एक सफेद वस्त्र पहना हुआ था। मुझे लगा शायद कोई इंसान होगा जो वहां खड़ा है। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम की और गाड़ी के पास से गुजरते हुए ध्यान से देखा, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें उस शख्स पर पड़ी, वो अजनबी अचानक गायब हो गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं झिझकते हुए रमेश से बोला, तुमने वो देखा? रमेश ने जवाब दिया, क्या देखा? उसकी आवाज में कुछ घबराहट थी। मैंने कहा, वो सड़के के किनारे सफेद कपड़ों वाला कोई खड़ा था। रमेश ने हड़बड़ी में कहा, नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। मुझे लगा शायद थकान के कारण मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया हो। मैंने फिर से ट्रक को बढ़ाया और रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, लेकिन वह दृश्य मेरे मन से नहीं निकल पाया। अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी समय मुझे कुछ महसूस हुआ। अचानक से ट्रक के स्टीयरिंग व्हील में कुछ अजीब सी कंपन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक को कहीं और मोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा, लेकिन फिर से वही कंपन महसूस हुआ। मैं हैरान हो गया। ट्रक में कोई खराबी नहीं हो सकती थी। रमेश ने डरते हुए कहा, महेश भाई, ट्रक को रोको, कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने ट्रक को साइड में रोक दिया और बाहर निकलकर देखा, लेकिन बाहर सब कुछ शांत था। मैं फिर से अंदर वापस आया, लेकिन रमेश अब कुछ ज्यादा घबराया हुआ था। और फिर अचानक एक और अजीब बात हुई। ट्रक के पीछे से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे पैरों से आ रहा हो। मैंने रमेश से कहा, तुमने सुना? रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, हाँ भाई, लगता है कि कोई हमारे ट्रक के पीछे आ रहा है। मैंने झिझकते हुए ट्रक के पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे लगा कि कोई मेरे पास से गुजर रहा है। फिर वो हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ठंडी हवा जैसे मुझे चुपके से किसी और दुनिया से खींच लाने की कोशिश कर रही हो। मेरे शरीर में जैसे डर की एक लहर दौड़ गई थी। रमेश ने कहा, भाई, कुछ तो गलत है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मुझे भी लग रहा था कि कुछ तो अजीब है। हम दोनों ने बाहर निकलकर चारों ओर देखा, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। ट्रक के इंजन की आवाज और उस ठंडी हवा के अलावा कोई अन्य आवाज नहीं आ रही थी।
अचानक मैंने महसूस किया कि जैसे कोई हमारे आसपास है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। तभी रमेश ने कहा, भाई वह सफेद साड़ी वाली लड़की। मेरे मन में घबराहट की एक लहर दौड़ी। मैंने सोचा, क्या रमेश भी डर के मारे कुछ बेतुका कह रहा है? लेकिन फिर अचानक मुझे याद आया कि वह सफेद कपड़े वाली महिला मैं भी देख चुका था, जो सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे लगा कि वो छाया हमारे पीछे पीछे चल रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स के सामने जो भी चीज आती, वो अदृश्य हो जाती। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ट्रक के पीछे की ओर दौड़ रहा हो, लेकिन जब मैं ब्रेक लगाकर पीछे देखता तो कुछ नहीं था। रमेश फिर से घबराया हुआ था। भाई तुम ध्यान से देखो, कुछ है। रमेश की आवाज में अब डर साफ सुनाई दे रहा था। तुम भी कोई बात नहीं समझ रहे, ये हमारी कल्पना हो सकती है, बस शांति रखो, मैंने कहा। लेकिन मेरी अपनी आवाज में भी घबराहट थी। हम दोनों चुपचाप आगे बढ़ते गए। अब तक हम उस वीरान इलाके से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक ट्रक की रफ्तार धीमी हो गई। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक कुछ ज्यादा ही धीमा हो गया। मुझे लगने लगा जैसे कुछ अजीब हो रहा है। रमेश अब पूरी तरह से चुप था। भाई कुछ तो है, ये ट्रक जैसे अपने आप रुक रहा है, रमेश ने धीरे से कहा। मैंने ट्रक को साइड में रोका और देखा कि रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई थी। ट्रक पूरी तरह से रुक गया था। यह कुछ तो गलत था। मैंने इंजन को चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक ने फिर से एक अजीब सी आवाज की। यह कोई आम आवाज नहीं थी। यह आवाज हमारे सामने किसी भारी बोझ की आवाज जैसी थी। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पीछे देखा, लेकिन वो सफेद साड़ी वाली महिला जो ट्रक के सामने आकर खड़ी थी, अब मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो हमारे भीतर घुसने की कोशिश कर रही हो। रमेश ने हड़बड़ी में चिल्लाकर कहा, भाई वो देखो, वो देखो। मैंने हड़बड़ी में ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन फिर वो महिला हमारे ट्रक के सामने थी और जैसे जैसे हम बढ़ते गए, वो हमसे ज्यादा पास आ रही थी। महेश भाई कुछ तो करो। रमेश अब डर से कांप रहा था। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाया, लेकिन अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। हम किसी ऐसे रास्ते पर थे जहां रुकने का कोई सवाल नहीं था। मैंने ट्रक को और तेजी से चलाया, लेकिन वो महिला अब भी हमारे सामने चल रही थी। यह दृश्य अब मुझे और भी डरावना लगने लगा था। वो महिला धीरे धीरे ट्रक के पास आ रही थी, जैसे वह हमसे मिलने के लिए तत्पर हो। जैसे ही हम और तेजी से दौड़े, अचानक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी से वो महिला फिर से गायब हो गई। सब कुछ अचानक चुप हो गया। कोई आवाज नहीं थी, न ट्रक की आवाज, न हवा की। रमेश अब बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने कहा, भाई इस रास्ते पर हम नहीं जा सकते। मुझे लग रहा है यहां कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर ट्रक को चलते हुए आगे बढ़ा दिया। लेकिन इस बार मुझे यह साफ समझ आ गया था कि यह कोई साधारण रास्ता नहीं था। कुछ अजीब था जो हमें घेरने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े, हम फिर से उसी सन्नाटे में खो गए थे। अचानक मैंने महसूस किया कि ट्रक के चारों ओर कुछ हलचल हो रही थी, जैसे किसी ने ट्रक को जोर से खींचा हो। अब तक मैं और रमेश दोनों जानते थे कि हम जिस रास्ते पर जा रहे थे, वह हम दोनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब ट्रक एक बार फिर रुक गया, तो मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। हम दोनों को लगने लगा था कि कुछ बेहद अजीब हो रहा है। ट्रक के इंजन से हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। मैंने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा और रमेश से कहा, तुम शांत रहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। रमेश की आंखों में अब डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। भाई हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए हैं? वह धीरे धीरे बड़बड़ाया। मैंने उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश की। रमेश तुम ज्यादा घबराओ मत, हम सही रास्ते पर ही हैं। ये सब सिर्फ हमारी कल्पनाएं हो सकती हैं। मैंने फिर से ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अब जो स्थिति थी वह पहले जैसी नहीं थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सड़क के दोनों तरफ के पेड़ और झाड़ियां और भी घने हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जंगल के बीच में फंस गए हों। हवा में कुछ तो था,
जो खतरनाक था। अब तक मैं और रमेश दोनों समझ चुके थे कि हम जिस रास्ते पर हैं वह बिल्कुल सामान्य नहीं है। हम दोनों अब चुपचाप ट्रक चला रहे थे। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक ट्रक के पीछे से एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। मुझे लगा जैसे कुछ मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। केवल गहरी अंधेरी सड़कों के किनारे खड़े पेड़ और घने जंगल थे। रमेश ने धीरे से कहा, महेश भाई देखो, वही सफेद साड़ी वाली महिला फिर से है। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। रमेश तुम बस खामखा डर रहे हो, देखो वहां कुछ नहीं है, मैंने उसे शांत करते हुए कहा। लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने वो महिला फिर से आई। सफेद साड़ी में लिपटी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें जैसे खाली थीं। मुझे समझ में आ गया कि यह कोई सपना या भ्रम नहीं था। वह महिला बिल्कुल असली थी और वह हमारे ट्रक के पीछे चल रही थी। रमेश अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। भाई भाई ये क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं रुक रहे हैं, वह चिल्लाया। रमेश हम रुक नहीं सकते, हमें जल्दी से रास्ता ढूंढना होगा, मैंने कहा। लेकिन मेरी आवाज में भी अब घबराहट थी। ट्रक की गति को और तेज करते हुए मैंने सोचा कि हम शायद इस रास्ते से बाहर निकल सकें। लेकिन फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी से वह महिला गायब हो गई। सब कुछ फिर से चुप हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रमेश की सांसें अभी भी तेज हो रही थीं। क्या तुमने देखा महेश, वह हमारी तरफ बढ़ रही थी। हाँ रमेश, मैंने भी देखा, लेकिन हमें अब डरने की बजाय कुछ करना होगा। हम रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करें। हम दोनों चुपचाप ट्रक चला रहे थे और रास्ता अब और भी सुनसान और अंधेरा हो गया था, जैसे हम किसी और दुनिया में जा रहे हों। तब मुझे लगा कि हम किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां से लौट पाना अब मुश्किल होगा। हम आगे बढ़े ही जा रहे थे कि अचानक ट्रक के इंजन की आवाज धीमी हो गई। इंजन जैसे थमने वाला था। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। रमेश अब और डर गया था। महेश कुछ तो करो, ये क्या हो रहा है, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने इंजन को चेक किया, लेकिन कोई खराबी नहीं थी। फिर मैंने बाहर देखा, लेकिन मुझे फिर से कोई नहीं दिखाई दिया। हम दोनों अब पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। ट्रक बीच रास्ते में रुक चुका था और हमें लग रहा था कि हम इस सुनसान सड़क पर फंस चुके हैं। रमेश ने डरते हुए कहा, महेश अब क्या करेंगे, मैंने कहा। रमेश, हमें डरने की बजाय इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। हम बस चलते रहें, रास्ता निकल आएगा। लेकिन जिस तरह की घटना हम दोनों अनुभव कर रहे थे, वह हमें बता रही थी कि यह सब सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं था। कुछ और था जो हमारे रास्ते में खड़ा था और हमें कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा था। रमेश ने फिर एक बार डरते हुए कहा, भाई क्या तुमने सुना, कोई धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है। अब मैं भी महसूस कर रहा था जैसे कोई बहुत धीमी धीमी कदमों से हमारे पास आ रहा हो। यह आहट इतनी स्पष्ट थी जैसे कोई हमारे पास चलकर आ रहा हो। मुझे फिर से वह महिला याद आई। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, उसकी आंखें बस खाली थीं। मुझे लगा कि वह हमें खींचने के लिए कुछ भी कर सकती है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी वक्त हमें महसूस हुआ कि अब हमें जल्द से जल्द इस रास्ते से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा। हम दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए थे। जैसे ही ट्रक फिर से रुक गया, मेरे दिमाग में डर और घबराहट की लहर दौड़ने लगी। क्या हम सच में फंसे हुए थे? क्या हम किसी ऐसे रास्ते पर थे जिससे कोई भी जीवित नहीं बच सका था? रमेश के चेहरे पर भय साफ नजर आ रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वह शायद सोच रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं खुद भी इस स्थिति में क्या करूं, यही समझ नहीं पा रहा था। रमेश ने धीरे से कहा, महेश तुम एक बार और ट्रक स्टार्ट करो। अगर फिर से वही महिला नजर आई तो हमें यह रास्ता छोड़ देना चाहिए। मैं और नहीं रुक सकता। उसकी आवाज में डर था, लेकिन वह ठीक भी था। अगर यह सब हमारा भ्रम था तो ठीक था, लेकिन अगर यह सच था तो हम दोनों के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता था। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। इंजन ने थोड़ी देर बाद आवाज दी, लेकिन फिर से धीमी हो गई। अब ट्रक पूरी तरह से रुक चुका था। मैंने इंजन को दोबारा चेक किया, लेकिन इस बार मुझे समझ में आया कि ट्रक के इंजन में कोई खराबी नहीं थी। यह किसी और कारण से रुक रहा था। महेश क्या तुम महसूस कर रहे हो? रमेश ने फिर कहा, कुछ तो है जो हमें रोक रहा है। मैंने हेडलाइट्स के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था।
फिर मुझे वह आवाज सुनाई दी जो हमें पहले भी सुनाई दी थी। वह धीमी धीमी कदमों की आवाज थी, जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। मैंने धीरे धीरे ट्रक की हेडलाइट्स को पीछे की ओर घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर मैंने महसूस किया कि अब ट्रक में हल्की सी गंध आने लगी थी, जैसे किसी पुराने सड़े हुए कमरे से आती है। ये गंध कहां से आ रही है? रमेश ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट और बढ़ गई थी। मैंने कहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ये कोई नॉर्मल गंध नहीं है। हम दोनों चुप हो गए और फिर से वह अजीब सी आवाज आई, धीमे धीमे कदमों की, जैसे कोई हमारी ओर बढ़ रहा हो। मैंने ट्रक को एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार ट्रक ने एक भयंकर आवाज की और फिर से पूरी तरह से रुक गया। अब क्या करेंगे? रमेश ने पूछा। उसकी आवाज में अब पैनिक था। रुको, मैंने कहा, हम अगर भागे तो यह और बुरा हो सकता है। हमें पहले समझना होगा कि यह क्या हो रहा है। मैंने फिर से चारों ओर देखा। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी उस अंधेरे में घिरी हुई थीं, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि हेडलाइट्स की रोशनी जैसे और भी ज्यादा धुंधली हो गई थी, जैसे कोई छाया उन पर गिर रही हो। यह केवल हमारी कल्पना हो सकती थी, लेकिन क्या हम वास्तव में किसी ऐसे चीज का सामना कर रहे थे जो इस दुनिया से नहीं थी? रमेश फिर से बड़बड़ाया, भाई, वह महिला, वह सफेद साड़ी वाली महिला। उसकी आवाज में अब सच्चा डर था। तभी अचानक हमें बाहर से एक और अजीब आवाज आई, मानो किसी ने हमसे कुछ दूर पर आकर जोर से चीख मारी हो। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि हम दोनों बुरी तरह से चौंक गए। मैंने घबराकर ट्रक की हेडलाइट्स को उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा की हल्की हल्की आहट सुनाई दे रही थी और फिर जैसे किसी ने एक कदम और बढ़ाया हो, अचानक ट्रक के पास खड़ा कोई व्यक्ति दिखाई दिया। रमेश ने चिल्लाकर कहा, भाई, ये कौन है? मैंने तुरंत ट्रक का दरवाजा लॉक किया और हेडलाइट्स को और जोर से घुमाया, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा अंधेरे में धुंधला सा दिखाई दे रहा था। फिर वह धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह भारी कदमों से चल रहा हो, और उसकी आंखें जैसे हमारी तरफ नहीं बल्कि कहीं और देख रही थी। हम दोनों डर के साए में थे। रमेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, महेश, मुझे लगता है कि यह हमारा आखिरी सफर हो सकता है। मेरे दिमाग में यह विचार आया, लेकिन मुझे लगता था कि हमें जल्द ही इस रास्ते से निकल जाना चाहिए। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अब कुछ और डरावनी चीज हो रही थी। ट्रक का इंजन अब धीमा हो रहा था, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। ट्रक अब रुक चुका था और उस व्यक्ति का रूप और पास आ रहा था। हम दोनों अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। मुझे लगता था कि अब हमें उस रास्ते से बाहर निकलने के लिए किसी चमत्कारी चीज की जरूरत है। उस व्यक्ति का चेहरा अब और करीब था। उसका चेहरा अब पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी बुरी दुनिया में फंसा हुआ हूं। उसकी आंखें, जो बिल्कुल खाली और बिना भावनाओं के थीं, मुझे डर के साए में और भी गहरे खींच रही थी। उसकी चाल अब धीमी हो गई थी, जैसे वह कुछ जानबूझकर हमारी ओर बढ़ रहा हो। महेश, मुझे लगता है कि हमें यहीं से निकल जाना चाहिए। रमेश की आवाज कांप रही थी। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी आंखों में असहायता और डर साफ नजर आ रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां जाएं। ये रास्ता, ये जंगल, ये सब बहुत रहस्यमय और खतरनाक लगता था। मैं अपनी सीट पर बैठा और स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मैं पूरी तरह से जानता था कि अगर हम यहां से नहीं निकले तो ये आदमी हमारे पास आकर हमें कुछ बुरा कर सकता है। रमेश, हम रुक नहीं सकते, हमें बस कुछ करना होगा, मैंने कहा। मेरी आवाज में खुद की घबराहट छुपी हुई थी। उस आदमी का चेहरा अब और भी करीब था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, केवल एक निर्विकार नजरिया था। उसकी आंखें अब मेरे चेहरे की ओर घुसी हुई थीं और फिर से वही धीमी धीमी कदमों की आवाज आई। महेश, मैं डर रहा हूं। यह आदमी हमारे पास आ रहा है। मुझे लगता है कि हम इसे रोक नहीं पाएंगे, रमेश ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज अब बिल्कुल सूनी और खौफनाक थी। मैंने कुछ सोचते हुए ट्रक की हेडलाइट्स को उस आदमी की तरफ घुमाया और अब वह आदमी बिल्कुल हमारी ट्रक के सामने खड़ा था। मुझे अब एहसास हुआ कि वह आदमी सिर्फ हमारा डर महसूस कर रहा था। उसका चेहरा अब हमें घूर रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह रहा था। उसकी आंखें अब इतनी भारी और काली हो गई थीं कि मुझे लगा जैसे वह हमें नहीं देख रहा, बल्कि हम उसे देख रहे थे। मुझे लगा
अब हमें या तो भागना होगा या फिर उस आदमी का सामना करना होगा। लेकिन भागने का कोई तरीका नहीं था। ट्रक अब पूरी तरह से रुक चुका था और मुझे लगता था कि यह हमारी स्थिति को और भी खतरनाक बना देगा। रमेश, मुझे लगता है कि हमें डरने की बजाय कुछ करना चाहिए, मैंने कहा। मेरी आवाज अब शांत थी, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से घबराया हुआ था। तभी वह आदमी धीरे से बोला, तुम दोनों यहां क्यों रुके हो? उसकी आवाज उतनी धीमी और ठंडी थी जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। उसके शब्द सीधे हमारे दिलों में गहरे तक उतर गए। मैं चुपचाप बैठा रहा और रमेश ने झिझकते हुए कहा, हम बस रास्ता भूल गए हैं। हम वापस जा रहे थे, लेकिन अब हमें नहीं पता कि कहां जाएं। वह आदमी फिर से एक कदम और बढ़ा। उसकी आंखों में अब गहरी उदासी और अनकही कहानी छुपी हुई थी। तुम लोग वापस नहीं जा सकते, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, उसने कहा, और फिर अचानक वह अदृश्य हो गया। मैं और रमेश दोनों अवाक थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वह आदमी अचानक कहां गायब हो गया। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और जैसे कोई झटका लग गया हो। मैं डरी डरी आवाज में रमेश से बोला, क्या वह सच में गायब हो गया? मुझे नहीं पता महेश, यह सब बहुत अजीब है। रमेश का चेहरा पसीने से तर हो चुका था। मैंने फिर से ट्रक की हेडलाइट्स को चारों ओर घुमाया। वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन अंदर से कुछ तो था जो हमें बता रहा था कि इस जंगल में कुछ न कुछ और था, कुछ बहुत खतरनाक जो हमें नहीं देख पा रहे थे। महेश, क्या हमें यहां से निकलना चाहिए? रमेश ने सवाल किया। उसकी आवाज में भय था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है रमेश, हमें निकलना ही होगा, मैंने कहा। हमने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और सोचा कि शायद हम यहां से बाहर निकल सकें। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे महसूस हो रहा था कि यह रास्ता नहीं बदल रहा। वह अंधेरा, वही घना जंगल, वही सुनसान रास्ता, मानो हम कहीं फंस चुके हों। महेश, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यह रास्ता वही का वही है। रमेश की आवाज अब डरी हुई थी। मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि शायद हम किसी भटकते हुए रास्ते में फंस चुके हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने ट्रक को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की गति अब और धीमी हो गई थी। अचानक मुझे ट्रक के इंजन से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे वह अब पूरी तरह से थम चुका हो। रमेश ने डरते हुए कहा, महेश, अब क्या होगा? हम दोनों अब पूरी तरह से असहाय थे। मैं जानता था कि इस बार हम इस रहस्यमयी रास्ते से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन यह शायद और भी मुश्किल हो सकता था। ट्रक अब बिल्कुल रुक चुका था। इंजन की आवाज अब पूरी तरह से बंद हो गई थी और हम दोनों अंदर बैठकर उस सन्नाटे को महसूस कर रहे थे। मैं और रमेश दोनों चुप थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक ही सवाल था, क्या हम कभी बाहर निकल पाएंगे? क्या यह रास्ता हमें कहीं और ले जाएगा, या हम एक जाल में फंस चुके हैं? महेश, क्या तुम नहीं समझते? यह कुछ तो बहुत अलग है। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है, हम कहीं और जा रहे हैं। रमेश की आवाज में घबराहट थी और उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। यह सच था, यह रास्ता सामान्य नहीं था। जितनी देर हम इस अंधेरे में फंसे थे, उतनी देर में हमें एहसास होने लगा था कि यहां कुछ और है, कुछ अजीब और खतरनाक। यह हम दोनों के लिए एक बुरा सपना बन चुका था, लेकिन अब हमें एक रास्ता तो ढूंढना ही था। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम इस तरह के किसी विचित्र स्थान पर पहुंच चुके थे। यह जगह जैसे हमारे लिए नहीं थी, जैसे हम किसी और दुनिया में फंसे हुए थे। महेश, हमें ट्रक से बाहर निकलकर देखना चाहिए। हो सकता है बाहर कुछ ऐसा हो जो हमें रास्ता दिखा सके, रमेश ने कहा। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, लेकिन यह बहुत कमजोर थी। वह खुद भी डर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इस विचार को व्यक्त किया। मैंने भी सोचा कि शायद बाहर जाकर कुछ मदद मिल सके, लेकिन क्या यह सच में सुरक्षित होगा? अगर वह अजनबी आदमी फिर से सामने आ गया तो? ठीक है रमेश, मैंने कहा, हम बाहर जाकर देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना, कुछ भी असामान्य लगे तो हम तुरंत वापस ट्रक में आ जाएंगे। हम दोनों धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकले। बाहर का माहौल अब और भी अजीब हो चुका था। हवा में एक ठंडक थी जो हमारी त्वचा को सिहरन में डाल रही थी। आकाश में कोई तारा नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा था। सड़क के दोनों ओर पेड़ खड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर इस तरह रखा हो ताकि हम रास्ता भूल जाएं। लेकिन एक बात और थी, इन पेड़ों के बीच कोई आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल खामोशी थी, जैसे यह जंगल कभी जिंदा नहीं था।
हम दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ट्रक के पास से बाहर बढ़े। तभी अचानक रमेश ने मेरी बांह पकड़ ली। महेश देखो, वह कांपते हुए बोला। उसकी आवाज में घबराहट थी और उसकी आंखों में अब पूरी तरह से डर था। मैंने अपनी नजरें उस दिशा में डाली जहां रमेश इशारा कर रहा था। कुछ दूर पर एक अजीब सा धुंधला सा रूप दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि यह कोई और नहीं, वही महिला हो सकती है जो हमें पहले दिखी थी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से स्पष्ट था, लेकिन वह किसी भूतिया व्यक्ति जैसा लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और खोई हुई थीं। महेश, ये वही है, वही महिला, रमेश ने डरते हुए कहा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। रमेश, तुम्हें थोड़ा शांत होना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पहले यह समझना होगा कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन हमारी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वह महिला अचानक हमारे सामने खड़ी हो गई। उसकी मौजूदगी इतनी घनी और खौफनाक थी कि हमारी हड्डियों में एक ठंडक दौड़ गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक सख्त मृत सी चुप्पी थी। उसने धीमी और बहुत ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश ने डरते हुए कहा, हम रास्ता भूल गए थे। हम चले जाएंगे, बस हमें रास्ता दिखा दो। महिला का चेहरा और भी सख्त हो गया और उसने धीमे से कहा, तुम जा नहीं सकते। तुम यहीं रहोगे जहां से कोई भी वापस नहीं लौटता। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट फैलने लगी। क्या हम सच में यहां फंस गए थे? क्या इस जगह से बचने का कोई रास्ता था, या यह सिर्फ हमारे लिए एक कैद था? महिला के चेहरे पर एक और भयानक मुस्कान आई और वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम इतनी धीमे और भूतिया थे कि हमें समझ में आ गया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसका शरीर जैसे किसी शापित आत्मा का था। उसकी आंखें हमें इस तरह घूर रही थीं जैसे वह हमारी आत्माओं को देख रही हो। रमेश ने कांपते हुए कहा, महेश, हमें यहां से भागना चाहिए। मैं नहीं रह सकता। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, हम नहीं भाग सकते रमेश। हमें पहले यह समझना होगा कि यह जगह हमारे लिए नहीं है। हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। तभी वह महिला अचानक हवा में विलीन हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। हमें अब समझ में आ गया था कि हम एक ऐसी जगह पर थे जहां समय और वास्तविकता अलग अलग थे। महेश शाना, ये क्या था? हम कहां आ गए हैं? रमेश ने डरते हुए पूछा और उसकी आवाज में घबराहट और भी बढ़ गई थी। अब हमें बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा रमेश। कहीं ना कहीं कोई रास्ता तो होगा, मैंने कहा, और फिर हम दोनों वापस ट्रक की ओर लौटने लगे। लेकिन तभी मुझे लगा कि ट्रक अब कहीं और खड़ा था, जैसे वह खुद भी उस महिला की तरह बदल चुका था। क्या हम सच में इस रहस्यमय दुनिया में फंसे हुए थे, या यह सब हमारा भ्रम था? हम दोनों ट्रक के पास पहुंचे और अब हमें ऐसा लग रहा था कि हम कोई सपना देख रहे हैं। ट्रक कहीं और खड़ा था, जो पहले से ज्यादा दूर और अजनबी सा लग रहा था। क्या यह वही ट्रक था? यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था, लेकिन मैं डर के कारण किसी भी सवाल का जवाब खुद से नहीं दे पा रहा था। महेश, यह ट्रक कहां से आया? रमेश की आवाज में अब और घबराहट थी। वह ट्रक को देख रहा था जैसे यह कोई अजनबी चीज हो। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर ट्रक के पास जाकर देखा। हेडलाइट्स अब भी जल रही थीं, लेकिन उन हेडलाइट्स की रोशनी कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोशनी नहीं, बल्कि एक कटा हुआ सा धुआं हो जो हमसे कह रहा हो, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश, ये वही ट्रक है। हम यहां आ चुके हैं, तो हमें इससे भागने की बजाय समझना होगा कि क्या हो रहा है, मैंने कहा। मेरी आवाज अब ज्यादा शांत थी, लेकिन अंदर से मैं भी पूरी तरह से घबराया हुआ था। महेश, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हम क्या करेंगे? उस महिला के बाद अब हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। रमेश का चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। हम दोनों ट्रक में वापस लौटे और फिर से रास्ता चलाने का मन बनाया, लेकिन ट्रक जैसे पहले नहीं चल रहा था। इंजन की आवाज धीमी हो रही थी और उसकी गति बिल्कुल थम सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक अब उस अजनबी जगह में फंसा हुआ हो। महेश, ये क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? रमेश ने पूछा और उसकी आवाज में अब सचमुच असहायता थी। मैंने ट्रक के गियर को बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ट्रक जैसे जड़ हो गया था। मैंने इंजन को रिवायर किया, लेकिन हर बार वही अजीब सा घुमाव और खामोशी। अब हम दोनों भी समझ गए थे कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं थी।
ये एक शापित जगह थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक ट्रक के अंदर एक आवाज आई, जैसे किसी ने हल्के से गुनगुनाया हो। यह आवाज बहुत अजीब थी, बिल्कुल मानो कोई और हमारी सुनवाई में था। महेश, क्या तुमने भी सुनी? रमेश कांपते हुए बोला। उसकी आंखों में अब डर के भाव थे। मैंने ध्यान से सुना और मुझे भी वह गुनगुनाहट सुनाई दी। वह आवाज बिल्कुल हमारी ट्रक के भीतर से आ रही थी, जैसे किसी ने आकर अंदर के म्यूजिक सिस्टम में उसे बजा दिया हो। मैंने ट्रक के म्यूजिक सिस्टम को चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिस्टम ऑफ था। फिर वह आवाज कैसे आ सकती थी? रमेश, मुझे लगता है कि हमें ट्रक से बाहर निकलकर फिर से कुछ करना चाहिए, मैंने कहा। मेरी आवाज अब डर से भरी हुई थी। हम दोनों डरते हुए ट्रक से बाहर निकले, लेकिन अब जो दृश्य था वह और भी रहस्यमय था। अचानक से आसमान में बादल घेरने लगे थे। यह पहले जैसा नहीं था। यह अजीब सा गहरा काले रंग का बादल था, जो जैसे हमारे ऊपर आ रहा था। उस बादल से कुछ अजीब सी रोशनी निकल रही थी। महेश, ये क्या हो रहा है? क्या हमें यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा? रमेश घबराया हुआ था। उसकी आवाज अब बिल्कुल सुनी जा रही थी, जैसे कोई बुरी ताकत उसे भीतर से खींच रही हो। हम दोनों चुपचाप खड़े थे और फिर अचानक वही महिला फिर से हमारे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें अब बिल्कुल काले रंग की हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, जैसे वह हमारे डर का मजा ले रही हो। तुम दोनों यहां क्यों रुके हो? उसने अब पहले से भी ज्यादा ठंडी और खौफनाक आवाज में पूछा। हम दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। हम सोच रहे थे कि हम अब क्या करें। क्या हम उससे कुछ पूछ सकते हैं, या फिर यह कोई शापित आत्मा थी जो हमें तबाह कर देना चाहती थी? रमेश ने डरते हुए कहा, हमें सिर्फ रास्ता चाहिए। हम यहां नहीं रह सकते, हमें जाना होगा। महिला फिर से मुस्कुराई और उसने जवाब दिया, तुम लोग जा नहीं सकते। तुम इसी जगह के हो, अब तुम कभी नहीं निकल पाओगे। हम दोनों चुप थे। अब हमें यह समझ में आ गया था कि वह केवल एक चेतावनी नहीं दे रही थी, बल्कि वह हमारे साथ खेल रही थी। ये जगह हमारी असहायता का मजा ले रही थी और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। महेश, क्या हम सच में यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे? रमेश की आंखों में आंसू थे और वह बुरी तरह से डर चुका था। हम जो सोच रहे हैं वो इतना आसान नहीं होगा। हमें समझना होगा कि यह सिर्फ हम पर नहीं, बल्कि पूरी जगह पर है, मैंने कहा। और हमारी आंखों में अब वही भय था जो उस महिला की निगाहों में था। महिला धीरे धीरे हमारे सामने से गायब हो गई और हमें एहसास हुआ कि हम सच में उस अजनबी जगह पर फंसे हुए थे। क्या हम अब भी वहां से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढ पाएंगे, या क्या ये हमारी नियति बन चुकी थी? अब हमारे पास सिर्फ डर और अनिश्चितता बची थी। उस महिला की धमकी के बाद हम दोनों पूरी तरह से घबराए हुए थे। बाहर का वातावरण और भी घना हो गया था। हम ट्रक के पास खड़े थे और हमारी आंखों में वही सवाल था, क्या अब हम कभी यहां से निकल पाएंगे? रमेश ने धीरे से मेरी ओर देखा। महेश, क्या तुम सच में मानते हो कि हम यहां से निकल सकते हैं? उसकी आवाज में एक घना डर था, मानो वह पहले से ही मान चुका था कि हम यहां फंसे रहेंगे। मुझे नहीं पता रमेश, मैंने कहा। मेरी आवाज में भी घबराहट थी। लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। अगर हम इसी तरह डरते रहे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मैं भी अंदर से डर गया था। उस महिला का चेहरा, उसकी आंखें और वह रहस्यमय वातावरण, यह सब मेरी सोच से बाहर था। हम जैसे एक जाल में फंसे हुए थे और हम जितना ज्यादा समझने की कोशिश करते उतना ही उलझते जाते थे। हम दोनों फिर से ट्रक में लौट आए। ट्रक अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और इंजन बिल्कुल चुप था। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वही खामोशी। ये जैसे ट्रक भी अब खुद को रोक चुका था, जैसे वह जानता था कि हम नहीं निकल सकते। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? रमेश ने पूछा। अब भी उम्मीद में था कि कुछ तरीका मिलेगा। कुछ नहीं, मैंने कहा। हम अगर इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो क्या पता क्या और खतरनाक चीज हमें मिल जाए। तभी अचानक दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी बहुत धीमी थी, लेकिन कुछ अजीब सा था। वह रोशनी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई कार आ रही हो। लेकिन यह कार नहीं, कोई और था। क्या यह वह ट्रक है? रमेश ने घबराते हुए पूछा। नहीं, मैंने कहा, यह कोई और है, वह नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मेरी आंखों में घबराहट थी, क्योंकि वह रोशनी बहुत पास आ रही थी। आखिरकार वह रोशनी हमारे पास आ गई और हमारी आंखों में चमकते हुए एक अजनबी शख्स की तस्वीर उभरी।
वह आदमी ट्रक के पास रुका और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो हमें समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम दोनों यहां फंसे हो? उसने हमें देखा और बिना किसी भाव के पूछा। रमेश ने डरते हुए जवाब दिया, हाँ, हम यहां फंसे हुए हैं। हम इस रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वह आदमी चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। यहां जो भी फंसा है वह कभी नहीं लौटता। हम दोनों सन्न रह गए। क्या उसने सच में यह कहा? उसकी बातों में कुछ गहरी सच्चाई थी, लेकिन हम उस पर विश्वास कैसे करते? तुम कहते हो कि हम वापस नहीं लौट सकते? मैंने डरते हुए पूछा। हाँ, वह जगह तुमसे कहीं आगे है। इस दुनिया में और उस दुनिया में अंतर नहीं रहा। उसने फिर से एक धीमी भूतिया आवाज में कहा, जो भी यहां आता है वह कभी भी वापस नहीं जाता। तुम्हारे लिए यह रास्ता नहीं है। उसकी बातें हमारी समझ से बाहर थीं, लेकिन हम दोनों जानते थे कि वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में जो गहरी खामोशी और रहस्यमय प्रभाव था, वह हमें समझने का मौका नहीं दे रहा था। क्या तुम हमें बाहर निकलने का तरीका बता सकते हो? रमेश ने लगभग उम्मीद छोड़ते हुए पूछा। वह आदमी चुपचाप हंसते हुए बोला, तुम्हारे लिए बाहर निकलने का तरीका नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो एक शर्त है। शर्त? मैंने घबराए हुए पूछा। वह आदमी हमारी तरफ बढ़ा और उसकी मुस्कान और भी भूतिया हो गई। तुम दोनों को यहां से जाने का एक ही तरीका है। तुम में से एक को इस जगह की सत्ता को स्वीकार करना होगा। तुम्हें एक समझौता करना होगा। हम दोनों चुप थे। वह आदमी हमें क्या कह रहा था? क्या हमें उस अजनबी शर्त को स्वीकार करना चाहिए था? क्या यह सच में हमारी मुक्ति का तरीका था, या फिर वह हमें और उलझा रहा था? अगर तुम दोनों ने मुझसे वह शर्त स्वीकार नहीं की तो तुम यहां हमेशा के लिए फंसे रहोगे, उसने एक और भूतिया मुस्कान के साथ कहा। हम दोनों अब पूरी तरह से कंफ्यूज थे। क्या हम इस शर्त को स्वीकार करें, या क्या हम और भी ज्यादा परेशानी में फंस जाएंगे? वह अजनबी आदमी अब हमारे सामने खड़ा था और उसकी आंखों में जो अजीब सी चमक थी, वह अब और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। उसकी मुस्कान से एक रहस्यमय और खौफनाक एहसास फैल रहा था, जैसे वह हमारे दिमाग में घुसकर हमारी सबसे गहरी चिंता और डर को महसूस कर रहा हो। तुम दोनों को इस शर्त को स्वीकार करना होगा और तभी तुम यहां से निकल पाओगे, उसने फिर से कहा। उसकी आवाज अब जैसे हवा में घुल रही थी। हर शब्द हमारे अंदर एक अजीब सा हलचल पैदा कर रहा था। लेकिन यह शर्त क्या है? रमेश ने आखिरकार डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट और तनाव था। शर्त? उस आदमी ने फिर से हंसी उड़ाई और फिर धीमे से बोला, तुम में से किसी एक को इस जगह के साथ जुड़ना होगा। उसे इसका हिस्सा बनना होगा। क्या? तुम क्या कह रहे हो? मैंने शौक में आकर पूछा। यह शर्त पूरी तरह से असंभावित और अजीब लग रही थी। यह क्या बकवास थी? यह जगह सिर्फ एक जगह नहीं है, उसने कहा, और उसकी आवाज में अब और भी गहरी गंभीरता आ गई थी। यह एक दूसरे संसार का द्वार है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, तभी तुम बाहर जा सकोगे। हम दोनों एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे। क्या यह शर्त सच में जरूरी थी? क्या हमें कोई और तरीका नहीं था? लेकिन फिर उस आदमी की बातों ने हमें चुप करा दिया। क्या हम सच में यहां फंसे हुए थे और क्या हमें यही करना होगा? हम क्या करें? रमेश ने कातर स्वर में पूछा। क्या हमें यह शर्त माननी चाहिए? मैंने गहरी सांस ली और फिर उस आदमी से कहा, हम नहीं कर सकते, हम कुछ और रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन वह आदमी चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसने धीमे से कहा, तुम दोनों का भाग्य अब इस जगह से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पास या तो शर्त स्वीकार करने का विकल्प है या फिर पूरी तरह से खो जाने का। इस जगह के नियम होते हैं। हम दोनों अब घबराए हुए थे। हम यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या सही था और क्या गलत। हम एक रहस्यमय भूतिया स्थिति में फंसे हुए थे और हमारी समझ से परे था कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। महेश, क्या हम सच में इस शर्त को स्वीकार करें? रमेश ने एक बार फिर से पूछा। उसकी आवाज अब और भी घबराई हुई थी। मैंने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता रमेश, हम कुछ और रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम इस आदमी को नहीं मान सकते। लेकिन हमारी आवाज में अब वही असहायता थी जो पहले उस महिला के सामने थी। हम जानते थे कि हमारी स्थिति में कोई साधारण रास्ता नहीं था। हमें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही था, लेकिन क्या यह सही फैसला होगा? क्या हम उस आदमी की शर्त स्वीकार करके इस जगह से बाहर निकल पाएंगे,
या फिर यह सिर्फ और भी गहरे खतरे की ओर एक कदम होगा। तभी वह आदमी बिना एक शब्द कहे धीरे धीरे पलटकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सी धुन थी, जैसे वह हमें यह संकेत दे रहा हो कि हम भी उसके पीछे चलें। हम दोनों कुछ देर तक खड़े रहे, लेकिन फिर रमेश ने कहा, महेश, मुझे डर लग रहा है, क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? नहीं, हमें कोशिश करनी होगी, मैंने कहा, लेकिन हमें यह पता करना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है और इस जगह के बारे में और ज्यादा जानना होगा। हम दोनों धीरे धीरे उस अजनबी आदमी के पीछे चलने लगे। हमारे कदम एक दूसरे से बंटे हुए थे, लेकिन हम दोनों के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या हम सही कर रहे थे? हम जंगल में धीरे धीरे चलने लगे। वहां का माहौल अब और भी घना हो गया था। अजीब सी चुप और हवा में गहरी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल भी हमें निगलने की कोशिश कर रहा हो। हमारी श्वासें अब और गहरी हो गई थीं, जैसे हम किसी अजनबी जगह में फंसे हुए हों। रमेश ने फिर से कहा, महेश, तुम सच में मानते हो कि हम इसे छोड़ सकते हैं? मैं नहीं जानता, मैंने कहा और एक गहरी सांस ली। लेकिन हमें चलना तो होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। और फिर अचानक हमें महसूस हुआ कि हम उस आदमी के पास पहुंच गए थे और वह हमें अब किसी और दिशा में ले जा रहा था। हम दोनों पूरी तरह से चुप थे, क्योंकि हम अब यह समझ चुके थे कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन यह रास्ता किस ओर ले जाएगा? हम क्या सच में वहां से बाहर निकल पाएंगे, या हम अपनी किस्मत के साथ और भी गहरे फंसे रहेंगे? हम उस अजनबी के पीछे चल रहे थे, जैसे किसी खोए हुए रास्ते पर भटकते हुए। चारों ओर घना अंधेरा था और जंगल की हवा में गहरी ठंडक थी। हम दोनों के मन में डर और असमंजस का एक जाल सा बन गया था। वह आदमी धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उसे इस जगह का पूरा ज्ञान हो। उसकी चाल में एक अजीब सी सहजता थी, जो हमें और भी ज्यादा असुरक्षित महसूस करा रही थी। महेश, क्या तुम सच में मानते हो कि हम इस रास्ते पर चलकर बाहर निकल सकते हैं? रमेश ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही कुछ उम्मीद भी। मुझे नहीं पता रमेश, मैंने धीरे से कहा, लेकिन इस अजनबी के पीछे चलने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम दोनों चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक वह आदमी रुका और पलटकर हम दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा। हमारे कदम अब और तेज हो गए थे। अचानक जंगल की घनी चुप्पी को तोड़ते हुए कुछ अजीब आवाजें आईं। पहले तो हमें लगा कि यह जंगल के जानवरों की आवाजें हैं, लेकिन फिर वह आवाजें कुछ और ही थीं। ये किसी इंसान की आवाजों जैसी लग रही थीं, जो दर्द और डर में डूबे हुए थे। जैसे कोई पुकार रहा हो, लेकिन आवाज धीमी और अजीब सी थी। महेश, तुम भी सुन रहे हो? रमेश ने घबरा कर पूछा। हाँ, मैंने कहा। मेरी आवाज में घबराहट थी। यह क्या था? लेकिन इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वह आदमी अचानक रुका और हमें इशारा किया कि हम भी रुकें। हम दोनों चुपचाप खड़े हो गए और उसकी ओर देखा। तुम दोनों ने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है, वह आदमी धीरे से बोला, और उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं बना है, यह तुम्हारी भय और इच्छाओं का प्रतीक है। हर कदम जो तुम बढ़ाते हो वह तुम्हारे भीतर के डर को और भी उकसाता है। हम दोनों सन्न रह गए। वह आदमी हमारे दिमाग में घुसकर हमें ऐसा कुछ क्यों बता रहा था जो हमने कभी महसूस नहीं किया था? क्या यह सच था कि जंगल सिर्फ बाहर से ही डरावना नहीं था, बल्कि हमारे अंदर की असुरक्षा और भय भी इसे और बढ़ा रहे थे? क्या हम सच में बाहर निकल सकते हैं? रमेश ने फिर से पूछा, लेकिन अब उसकी आवाज में डर और भी गहरा हो गया था। तुम बाहर निकल सकते हो, वह आदमी बोला, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को इस जंगल और इसकी शक्तियों से जोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। हम दोनों अब पूरी तरह से कंफ्यूज थे। हम क्या कर सकते थे? क्या यह सच में हमारा रास्ता था, या फिर हम इस आदमी के जाल में फंसने जा रहे थे? तभी अचानक घने जंगल से एक अजीब सी रोशनी उभरी। यह रोशनी हमारे लिए एक संकेत थी, जैसे कोई और रास्ता खुल रहा हो। वह आदमी हमारी ओर मुड़ा और बिना किसी शब्द के उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगा। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। रोशनी और भी तेज हो रही थी, जैसे वह हमारे करीब आ रही हो। हम दोनों के दिल तेज तेज धड़क रहे थे। अचानक हम उस रोशनी तक पहुंचे, और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, हमें समझ में आया कि वह सिर्फ एक साधारण रोशनी नहीं थी। वह एक दरवाजे जैसा कुछ था,
जो हमारे लिए खोला जा रहा था। यह दरवाजा तुम्हारी अगली परीक्षा है, वह आदमी बोला। तुम में से किसी एक को इस दरवाजे से अंदर जाना होगा और फिर तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। हम दोनों एक दूसरे को घबराहट से देख रहे थे। क्या यह सच में हमारी अंतिम परीक्षा थी? क्या हम इस दरवाजे से अंदर जाएं या फिर इस अजनबी से जुदा हो जाएं? क्या हम दोनों अंदर जा सकते हैं? मैंने डरते हुए पूछा। वह आदमी हंसा। नहीं, तुम दोनों एक साथ नहीं जा सकते। तुम्हें एक को चुनना होगा। अब हम दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या हमें सच में इस दरवाजे से अंदर जाना चाहिए? और अगर हां, तो कौन जाएगा? हम दोनों पूरी तरह से उलझन में थे। क्या हम खुद को इस जाल से बाहर निकालने में सफल होंगे या फिर यह दरवाजा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा? हम दोनों अब दरवाजे के सामने खड़े थे। हमारी श्वासें गहरी और तेज हो रही थीं। यह वही दरवाजा था जिसे उस आदमी ने हमें खुला करने के लिए कहा था। और अब हमारे सामने यह सवाल था कि कौन भीतर जाएगा। हमने एक दूसरे को घबराए हुए और उलझे हुए देखा, जैसे दोनों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा हो। क्या हम इस दरवाजे से अंदर जाएं? महेश, क्या हमें सच में इस दरवाजे के अंदर जाना चाहिए? रमेश ने घबराए हुए स्वर में पूछा। उसकी आवाज में भय और अविश्वास था। क्या हम सच में इस आदमी की बातों पर विश्वास कर सकते हैं? मैं नहीं जानता, मैंने कहा और फिर एक लंबी सांस ली। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है रमेश। यह वही रास्ता है जो हमें बाहर निकलने की संभावना दे सकता है। हम दोनों खड़े थे और दरवाजा अब हमारे सामने पूरी तरह से खुल चुका था। उस दरवाजे से निकलने वाली हल्की सी रोशनी हमारी आंखों को चिढ़ा रही थी, जैसे वह हमारे अंदर की असुरक्षा और भय को और भी बढ़ा रही हो। लेकिन फिर भी हम दोनों को महसूस हो रहा था कि यही हमारा एकमात्र रास्ता हो सकता है। तुम क्या सोचते हो? रमेश ने एक बार फिर से पूछा। उसकी आंखों में अब और भी घबराहट थी। क्या हमें जाना चाहिए? मैंने सिर झुका लिया। मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या करना सही होगा, लेकिन हम इस अजनबी जगह में फंसे हुए थे और मुझे लगता था कि अब हमें कुछ कदम तो उठाने ही होंगे। रमेश देखो, मैंने कहा, हम दोनों इस स्थिति में बहुत देर से हैं और अब हमें कुछ निर्णय लेना होगा। यह दरवाजा सिर्फ एक संभावना है। शायद हमें यहां से बाहर निकलने का यही तरीका हो सकता है। हम दोनों थोड़ी देर तक खड़े रहे, लेकिन फिर रमेश ने धीरे से कहा, ठीक है महेश, अगर हमें अंदर जाना ही है तो मैं ही जाता हूं। क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, रमेश ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम डर रहे हो और तुम शायद इस निर्णय में अकेले नहीं आना चाहते। मैं जाता हूं, तुम यहीं खड़े रहो और मैं देखूंगा कि क्या होता है। नहीं रमेश, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमें एक साथ जाना होगा। अगर तुम अकेले जाओगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन रमेश की आंखों में एक अजीब सी संकल्प शक्ति थी। वह जानता था कि हमें किसी एक को ही अंदर जाना होगा और शायद वही उसे जिम्मेदारी की तरह महसूस हो रही थी। महेश, मुझे लगता है कि मुझे यह कदम उठाना चाहिए। तुम यहीं खड़े रहो और मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा। वह एक आखिरी बार मेरी ओर देखता है और फिर बिना किसी शब्द के दरवाजे से अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ा था और मेरी श्वास अब और भी भारी हो गई थी। क्या यह सही था? क्या रमेश सही कदम उठा रहा था? रमेश का शरीर धीरे धीरे दरवाजे के भीतर गायब हो गया। मैं उसकी दिशा में देखता रहा और फिर जैसे ही वह पूरी तरह से अदृश्य हो गया, मुझे महसूस हुआ कि अब मैं अकेला था। क्या अब मुझे भी उसके पीछे जाना चाहिए था या फिर इस दरवाजे को छोड़ देना चाहिए था? अभी तक हम दोनों ने यह नहीं सोचा था कि अंदर क्या हो सकता है। क्या वह आदमी सच में हमें बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा या फिर वह हमें एक और जाल में फंसा देगा? मैं उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक वह आदमी फिर से मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी और उसकी मुस्कान अब और भी खतरनाक लग रही थी। तुमने उसे भेज दिया अंदर? उसने पूछा। उसकी आवाज में कुछ अजीब था। क्या तुम नहीं समझते महेश? तुम दोनों इस खेल के भागीदार हो और अब तुम्हें खेल खत्म करना होगा। क्या तुम सच में हमें इस जाल में फंसा रहे हो? मैंने गुस्से में पूछा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं था। वह बस शांत था, जैसे वह किसी और दुनिया से हो। तुम्हें इसका जवाब नहीं चाहिए, उसने कहा और फिर हंसी के साथ मुझे घूरते हुए बोला, तुम दोनों ने शर्त को स्वीकार किया है, अब तुम्हें इसे पूरा करना होगा। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि हम इस आदमी के जाल में फंस चुके थे। क्या रमेश सुरक्षित है?
क्या वह सच में वापस आएगा या फिर वह इस रहस्यमय जगह में कहीं खो चुका होगा? मेरे मन में सवालों का तूफान था। अब मुझे एक और खौफनाक सच का सामना करना था। रमेश के अंदर जाने के बाद मुझे लग रहा था जैसे समय थम गया हो। मैं वहीं खड़ा था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। दरवाजा अब पूरी तरह बंद हो चुका था और मुझे समझ में आ गया था कि मुझे भी अब इस दुनिया से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन क्या यह दरवाजा सच में एक रास्ता था या फिर यह सिर्फ एक और भ्रम था जिससे हम दोनों को जकड़ लिया गया था? मैंने उस आदमी की ओर देखा जो अब मेरी सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही खौफनाक शांति थी और उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी, जैसे वह हमारे साथ कुछ खेल रहा हो। मुझे अब पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि हम इस जगह में फंसे हुए थे और हमें अब किसी भी तरह से खुद को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना था। तुम्हें लगता है कि तुम बाहर निकल सकते हो? वह आदमी बोला और उसकी आवाज में एक तरह का मजाक था। तुम दोनों ने यहां आकर गलती की है, अब तुम इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। तुम कौन हो? मैंने गुस्से में पूछा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी भावनाएं नहीं थीं। वह बस मेरी ओर देख रहा था, जैसे उसने मेरे सवाल का पहले से ही जवाब जान लिया हो। मैं वही हूं जो तुमने सोचा नहीं था, वह आदमी बोला, और अब तुम दोनों को मेरे जाल में फंसा दिया गया है। मैंने अब गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, तुमने जो किया वह नहीं होना चाहिए था। मुझे और रमेश को इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। वह आदमी अब मुस्कुराया और फिर उसने एक कदम पीछे लिया। तुम सोचते हो कि तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे डर और आशंकाएं तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन चुकी हैं। तुम्हें पहले अपने डर का सामना करना होगा। तुम सच में क्या चाहते हो? मैंने चिढ़ते हुए पूछा। अब मेरी आवाज में गुस्सा था। हमारे साथ ये खेल क्यों खेल रहे हो? वह आदमी अब और भी करीब आ गया और उसकी आंखों में एक विचित्र सी चमक थी। ये खेल नहीं है महेश, उसने धीरे से कहा। यह एक यात्रा है जिसमें तुम दोनों को खुद से रूबरू होना होगा। क्या? मैंने शौक में पूछा। अब मुझे समझ में आने लगा था कि यह आदमी कोई सामान्य इंसान नहीं था। वह कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमारी आत्माओं को परखने के लिए आया था। तुम दोनों के भीतर एक बहुत बड़ा डर है, वह आदमी बोला, और जब तक तुम उसे नहीं देखोगे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तभी अचानक वह आदमी गायब हो गया। उसकी जगह अब बस अंधेरा था और मेरे चारों ओर एक गहरी खामोशी छा गई। रमेश कहाँ गया? क्या वह सच में सुरक्षित है या फिर वह उस दरवाजे के अंदर कहीं खो गया है? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे अंदर से कुछ हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। ये रमेश की आवाज थी, लेकिन वह चिल्लाते हुए कुछ कह रहा था, जैसे वह किसी और से लड़ रहा हो। उसकी आवाज में दर्द और डर था और यह सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। रमेश! मैंने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ वही अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो अब और भी डरावनी होती जा रही थी। मैंने फिर से दरवाजे की ओर देखा। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए था? क्या यह सच में वह रास्ता था जो मुझे बाहर ले जाएगा, या फिर मैं भी उस अजीब सी दुनिया का हिस्सा बन जाऊंगा जहां डर और असुरक्षा का कोई अंत नहीं था? मेरे दिल में अजीब सा संकोच था, लेकिन मुझे अब अंदर जाने का फैसला करना ही था। मैंने एक कदम दरवाजे के अंदर बढ़ाया और जैसे ही मेरा पैर अंदर गया, मुझे महसूस हुआ कि मैं एक अलग ही दुनिया में कदम रख चुका हूं। यह दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी बाहर थी। यहाँ की हवा भारी थी और अंधेरा गहरा था। कहीं दूर से हल्की रोशनी दिख रही थी, लेकिन वह भी जैसे कहीं खो सी रही थी। रमेश! मैंने फिर से चिल्लाया, लेकिन अब मेरी आवाज भी वापस लौटकर उसी अजीब सी खामोशी में समा गई। यह जगह अब सच में एक रहस्य बन चुकी थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जैसे ही मैंने एक मोड़ लिया, मुझे सामने कुछ और ही दिखाई दिया। मैंने जैसे ही उस अजनबी आदमी को देखा, उसकी आंखों में एक भयानक बदलाव था। अब उसकी शांति कहीं खो गई थी और उसके चेहरे पर वह काली खौफनाक मुस्कान दिखाई दे रही थी, जो उसे अब तक से भी ज्यादा डरावना बना रही थी। वह व्यक्ति जो अब तक हमें समझा रहा था और हमारे सामने गहरे रहस्यों को उजागर कर रहा था, अब हमें एक खतरनाक दुनिया में खींचने का काम कर रहा था। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई, जैसे वह किसी भयंकर शक्ति से प्रभावित हो रहा हो। उसके शरीर का आकार बढ़ने लगा और उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकलने लगी। मैं और रमेश दोनों एक ही समय में उसकी ओर घबराए हुए देख रहे थे,
क्योंकि हमें अब समझ में आ गया था कि वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। तुम दोनों ने खुद को मेरे जाल में फंसा लिया है, उसने घिनौने हंसी के साथ कहा, और उसकी आवाज अब और भी गहरी और डरावनी हो गई थी। अब तुम मेरे जाल में फंसे हो और तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद उसकी आकृति अचानक भयानक रूप में बदलने लगी। उसकी त्वचा झुलसने लगी, उसकी हड्डियां टूटने लगीं और फिर उसके शरीर से एक राक्षसी आकार निकलने लगा। अब वह इंसान नहीं बल्कि एक भयंकर राक्षस में बदल चुका था, जो हमें चुपचाप नष्ट करने के लिए तैयार था। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थीं और उसका मुंह एक डरावने शेर के समान खुल गया, जिसमें दांत लंबा और तीव्र थे। उसकी गरजती हुई आवाज से हवा भी कांपने लगी थी। हमें अब पूरी तरह से पता चल गया था कि हम किसी भयानक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, हमारा बचाव। हम यहां से निकलने वाले नहीं हैं। राक्षस की आवाज ने हमारे दिलों को और भी ठंडा कर दिया था। वह लगातार हमारी ओर बढ़ रहा था और हर कदम के साथ उसकी शक्ति और भी बढ़ती जा रही थी। हम दोनों अब डर से कांप रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आ रहा था कि अगर हमें बचना है तो हमें इस भयंकर राक्षस से मुकाबला करना होगा। रमेश को देखते हुए मुझे उसकी घबराई हुई आंखों में भी एक नया साहस दिखने लगा। यह वही आदमी था जो पहले बहुत डर चुका था, लेकिन अब वह भी किसी न किसी रास्ते की तलाश कर रहा था। महेश, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, रमेश ने कहा। उसकी आवाज में अब एक दृढ़ संकल्प था। हम इससे लड़ सकते हैं, हमें अभी भी कुछ करना होगा। मुझे याद आया कि कुछ समय पहले मेरे घर में मम्मी ने मुझे एक किताब दी थी, जिसमें भगवान हनुमान के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उसने कहा था कि जब भी हमें डर का सामना करना पड़े, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि भगवान हनुमान की कृपा से हर मुसीबत का समाधान हो सकता है। मेरे हाथों में कांपते हुए मैंने वह किताब निकाली और रमेश से कहा, रमेश, मुझे लगता है कि यह समय है हनुमान चालीसा का पाठ करने का। अगर हम सही तरीके से इसे पढ़ें तो शायद यह राक्षस हमारे रास्ते से हट जाए। रमेश ने मुझसे एक पल के लिए आंखें मिलाई और फिर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की झलक दिखाई दी। तुम सही कह रहे हो महेश, हमें इसे आजमाना चाहिए। हम दोनों एक साथ खड़े हुए और मैंने पहला श्लोक पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हमारी आवाज धीरे धीरे गहरी हो रही थी और जैसे ही हम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, अचानक उस राक्षस की शक्ल बदलने लगी। उसकी आंखों से वह खौफनाक चमक गायब हो गई और उसके शरीर का आकार पहले जैसा सामान्य होने लगा। उसकी अजीब सी हंसी अब गूंज नहीं रही थी और उसकी आवाज में डर का संकेत था। तुम क्या कर रहे हो? राक्षस ने गुस्से में आकर पूछा, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जितना भय नहीं था। वह अब डर से कांप रहा था, जैसे उसे किसी विशाल शक्ति का सामना करना पड़ रहा हो। हम दोनों चुपचाप चालीसा का पाठ करते गए और जैसे जैसे हम इसे बढ़ा रहे थे, वह राक्षस और कमजोर होता जा रहा था। उसकी शक्ति खत्म हो रही थी और उसकी असली पहचान अब सामने आने लगी थी। राक्षस अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई थी और वह पूरी तरह से सामान्य इंसान के रूप में वापस आ गया था। वह पूरी तरह से थका हुआ और बेबस था। उसकी आंखों में अब वही डर था जो हमारे दिलों में पहले था। उसने हमें एक आखिरी बार घूरते हुए कहा, तुम लोग जीत गए, लेकिन याद रखना, जब तक तुम मेरे जाल में थे, तुम मेरे दास थे। अब तुम बाहर निकल सकते हो, लेकिन यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है। हम दोनों अब चुपचाप वहां से निकलने लगे। हमें उस आदमी या राक्षस के साथ कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। हमें बस एक ही चीज की तलाश थी, बाहर जाने का रास्ता। और तभी हम दोनों ने देखा कि दरवाजे के पास वही हल्की रोशनी थी जो पहले हमें मिली थी। वह बिल्कुल साफ दिख रही थी, जैसे हमें बाहर जाने का रास्ता मिल गया हो। हम दोनों बिना एक शब्द कहे दरवाजे की ओर बढ़े और जैसे ही हम उस रोशनी में पहुंचे, हमें लगा कि हम किसी नए स्थान में पहुंच चुके थे। वह डर, वह रहस्य, सब कुछ पीछे रह गया था और अब हमें सिर्फ एक ही चीज याद रही, हनुमान चालीसा की शक्ति और हमारी जीत। हमने बाहर आकर एक गहरी सांस ली। हम अब सुरक्षित थे, लेकिन उस रात की घटनाओं ने हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी अजनबी रास्ते से आगे बढ़ने से पहले हमें अपनी चेतना और विश्वास को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे में एक रोशनी छिपी होती है और हम दोनों ने उस रोशनी को पाया।
तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई।